नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इकरा साइंस क्लासेज में। आज की इस क्लास में हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड जो है उनको आगे बढ़ाते हुए बात करेंगे अग्नाशय ग्रंथि के बारे में। ठीक है, जो पाचन ग्रंथियां हम पढ़ रहे थे उनके अंदर एक अग्नाशय बच रही है, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। अग्नाशय क्या होती है, अग्नाशय कहाँ पाई जाती है, इसके अलावा अग्नाशय के क्या क्या कार्य हैं, कैसी उसकी संरचना होती है, इन सब सवालों के जवाब आज इस लेक्चर के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से हम जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात है अग्नाशय। अग्नाशय के बारे में आज हम बात करेंगे। पैनक्रियाज। अग्नाशय की अगर हम बात करें कि पहला सवाल है अग्नाशय है क्या, तो अग्नाशय जो है वो एक प्रकार की ग्रंथि है। ठीक है, किसमें पाई जाती है? सामान्यतः स्तनधारियों के अंदर पाई जाती है। अग्नाशय जो है इसका मतलब ग्रंथि किसे कहते हैं? तो ग्रंथि जो है वो सामान्यतः कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जो सिक्रेटिंग नेचर का होता है, यानी स्त्रावी प्रकृति का होता है, यानी जिसमें से कोई उत्पाद जो है वो निकल करके आगे स्त्रावित होता है, उस कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं ग्रंथि। तो अग्नाशय भी एक प्रकार की ग्रंथि है। ग्रंथियां और भी होती है हमारे शरीर के अंदर। मूल रूप से ग्रंथियों को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो अंतःस्त्रावी, एंडोक्राइन, बहिस्त्रावी, एक्सोक्राइन और मिश्रित यानी मिक्स्ड। अंतःस्त्रावी वो होती है जो सामान्यतः अपने प्रोडक्ट को बिना किसी नलिका की सहायता के सीधे ही ब्लड में सप्लाई कर देती है, उनको हम कहते हैं अंतःस्त्रावी ग्रंथियां। इसके अलावा बहिस्त्रावी वो होती है जो सामान्यतः अपने प्रोडक्ट को किसी नलिका की सहायता से आगे सप्लाई करती है, उनको हम कहते हैं बहिस्त्रावी। और जो अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों का काम करे उसको हम कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड यानी मिश्रित ग्रंथि। तो अग्नाशय जो है वो अंतःस्त्रावी और बहिस्त्रावी दोनों का काम करती है, इसलिए अग्नाशय एक प्रकार की मिश्रित ग्रंथि है। तो सबसे पहली बात क्या है? तो मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड है। अग्नाशय एक मिक्स ग्लैंड है, मिक्स ग्लैंड। इसके अलावा ध्यान देंगे अग्नाशय जो है, पैनक्रियाज जो है वो हमारे शरीर में कहां पाई जाती है? अग्नाशय हमारे शरीर के अंदर हमारी उदर गुहा के अंदर पाई जाती है। उदर गुहा में जो आमाशय है, आमाशय के पीछे छोटी आंत के जो प्रारंभिक भाग है जिसको ड्यूडिनम कहते हैं, उस ड्यूडिनम के पास में पाई जाती है। ठीक है, तो ये हो गई अग्नाशय की स्थिति की बात। छोटी आंत के या आमाशय के नीचे, आमाशय के नीचे छोटी आंत के ग्रहणी भाग पर, छोटी आंत के ग्रहणी भाग पर पाई जाती है। यह हो गई अग्नाशय की स्थिति। इसके अलावा ध्यान देंगे अग्नाशय जो है यह सामान्यतया इसका जो रंग होता है वो होता है हल्का पीला, हल्के पीले रंग की ग्रंथि होती है। और इसके आगे हम बात करें तो अग्नाशय जो है वो सामान्यतया वजन में, इसका जो भार होता है वो लगभग 60 ग्राम की होती है अग्नाशय ग्रंथि। ठीक है, इसकी जो लंबाई होती है वो सामान्यतया, लंबाई की अगर हम बात करें तो वो होती है 18 से 20 सेंटीमीटर। ये अग्नाशय से संबंधित कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा ध्यान देंगे अभी हमने बात की है कि अग्नाशय जो है वो एक मिश्रित ग्रंथि है, मिक्स ग्लैंड है। ठीक है, मिक्स ग्लैंड है। मिश्रित ग्रंथि के अंदर अग्नाशय जो है वो अंतःस्त्रावी का भी काम करती है और बहिस्त्रावी का भी काम करती है। अग्नाशय ग्रंथि की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो सामान्यतया कुछ इस प्रकार की होती है, इस प्रकार की। ये सामान्यतया एक अग्नाशय ग्रंथि जो है, इसको डायग्राम के जरिए हम देख सकते हैं, ये अग्नाशय ग्रंथि है। ठीक है, अग्नाशय ग्रंथि के अंदर ध्यान देंगे इसका जो स्टार्टिंग पार्ट होता है, इस स्टार्टिंग पार्ट को हम कहते हैं हेड। ठीक है, और स्टार्टिंग पार्ट के अगला पार्ट जो है वो कहलाता है नेक। ठीक है, इसका जो बीच वाला पार्ट है वो कहलाता है बॉडी, और इसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो कहलाता है टेल। ठीक है, ये जो है अग्नाशय ग्रंथि के भाग हो गए। ध्यान देंगे इसके अंदर जो हेड, नेक, बॉडी, ये सारे के सारे जो है सामान्यतः अग्नाशय ग्रंथि का बहिस्त्रावी भाग बनाते हैं, यानी एक्सोक्राइन पार्ट जो है वो बनाते हैं। और जो इसकी टेल है, ये टेल जो है वो सामान्यतः इसका एंडोक्राइन अंतःस्त्रावी भाग बनाती है। इसके अलावा ध्यान देंगे अग्नाशय ग्रंथि जो है इसकी जो संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, अग्नाशय की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, अग्नाशय की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो होती है उन इकाइयों को हम कहते हैं अग्नाशी एसिनी, अग्नाशी एसिनी, पैनक्रियाटिक एसिनी, पैनक्रियाटिक एसिनी।
ध्यान देंगे पेनक्रियाटिक एसिनी जो है ये सामान्यतया कोशिकाएं होती है, सेल्स होती है, और ये सेल्स जो है वो एक्सोक्राइन नेचर की होती है, यानी कहने का मतलब बहिस्त्रावी प्रकृति की होती है। अग्नासी एसिनी जो होती है, पेनक्रियाटिक एसिनी जो होती है, वो टोटल अग्नाशय का 98 से 99% भाग बनाती है, यानी जो पूरी अग्नाशय है उस अग्नाशय का 98 से 99% भाग जो है वो कौन बनाती है? पेनक्रियाटिक एसिनी बनाती है। पेनक्रियाटिक एसिनी जो है वो एक्सोक्राइन होती है। तो इससे पता चलता है कि जो पेनक्रिया है, जो अग्नाशय है, सामान्यतया उसका मैक्सिमम पार्ट जो है वो कैसा होगा? एक्सोक्राइन होगा, यानी बहिस्त्रावी होगा, और इसका 1 से 2% पार्ट जो है वो कैसा होता है? अंतःस्त्रावी होता है। ठीक है, तो ये जो है सामान्यतया अग्नाशय ग्रंथि जो है इसके बारे में कुछ सामान्य बातें हैं इसकी संरचना से संबंधित। इसके अलावा ध्यान देंगे अग्नाशय एसिनी के अलावा शेष 1 से 2% भाग जो होता है, शेष 1 से 2% भाग, उस 1 से 2% भाग के अंदर सामान्यतया कोशिकाएं ही पाई जाती है। उन कोशिकाओं का, ये कोशिकाओं का समूह पाया जाता है। उन कोशिकाओं के समूह को हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, यानी लैंगरहैंस के द्वीप समूह। ठीक है, वो 1 से 2% समूह वाली जो कोशिकाएं होती है वो एंडोक्राइन होती है। ठीक है, ध्यान देंगे वो जो एंडोक्राइन पार्ट होता है उसको लैंगरहैंस का द्वीप समूह इसलिए कहा जाता है कि सबसे पहले उन कोशिकाओं को खोजा था लैंगरहैंस नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो 1 से 2% भाग में कोशिकाएं जो होती है, 1 से 2% भाग में जो कोशिकाएं पाई जाती है उनको हम कहते हैं लैंगरहैंस के द्वीप, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, अब ध्यान देंगे ये जो अग्नासी एसिनी है ये कैसी होती है? एक्सोक्राइन, यानी बहिस्त्रावी। ठीक है, एक्सोक्राइन होती है और ये सामान्यतया एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, यानी कहने का मतलब है पेनक्रियाटिक जूस जो सिक्रेट होता है, जो अग्नासी रस स्त्रावित होता है, वो किन से स्त्रावित होता है? वो सामान्यतया इन अग्नासी एसिनी से स्त्रावित होता है। पेनक्रियाटिक जूस अग्नाशय ग्रंथि के अग्नासी एसिनी से स्त्रावित होता है, जो एक्सोक्राइन होती है। पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो है सामान्यतः डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं, जिनके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। लाइपेज है, ठीक है, पेप्टियोज है, इसके अलावा जो है आपके जो एमाइलेस है, ये सारे एंजाइम जो है वो पेनक्रियाटिक जूस के अंदर पाए जाते हैं। पेनक्रियाटिक जूस जो है इसके अंदर, इसके अलावा ध्यान देंगे जो लैंगरहैंस के द्वीप समूह है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है, इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो सामान्यतः हार्मोन का सिक्रेशन करती है। ध्यान देंगे लैंगरहैंस के द्वीप समूह जो है इसमें जो कोशिकाएं हैं वो सामान्यतः एंडोक्राइन होती है, एंडोक्राइन यानी अंतःस्त्रावी होती है। और अंतःस्त्रावी है तो सामान्यतः एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है वो हार्मोन का सिक्रेशन करती है। तो अग्नाशय ग्रंथि का ये जो 1 से 2% भाग जो है वो किसका सिक्रेशन करेगा? हार्मोन का सिक्रेशन करेगा, यानी हार्मोन को स्त्रावित करेगा। जो एक्सोक्राइन पार्ट होता है वो तो सामान्यतः किसका सिक्रेशन करता है? एंजाइम्स का, एंजाइम्स। और जो एंडोक्राइन पार्ट होता है वो किसका सिक्रेशन करता है? हार्मोन्स का। ठीक है, हार्मोन्स कौन कौन से हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर कितने प्रकार की सेल्स पाई जाती हैं, इसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। ये कुछ डायग्राम है जिनको आप ध्यान से देखिए। सबसे पहला डायग्राम जिसके अंदर आपको दिखाया गया है कि अग्नाशय जो है वो हमारे शरीर के अंदर कहाँ स्थित होती है, किस प्रकार से स्थित होती है, उसके चारों ओर और कौन से शरीर के अंग जो है वो पाए जाते हैं। ये जो है सामान्यतः ये वाला जो पार्ट है ये है हमारी छोटी आंत का ग्रहणी भाग, ड्यूडीनम भाग। ठीक है, ग्रहणी, ड्यूडीनम बोल सकते हैं जिसको। इसके अलावा ध्यान देंगे इस ग्रहणी के पास में ये पाई जाती है, ये है हमारी अग्नाशय ग्रंथि, पेनक्रियाज, ये अग्नाशय है। इसके अलावा ध्यान देंगे ये जो पेनक्रियाज है इसके पीछे की तरफ पाया जाता है ये स्प्लीन, तिल्ली जिसको बोलते हैं। ठीक है, और यहां पे ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है जो कि एक बीन शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम बोलते हैं किडनी। ठीक है, ये किडनी है। इसके अलावा ये है ऊपर की ओर जो सामान्यतः ड्यूडीनम से जुड़ा हुआ पार्ट है, ये पार्ट जो है ये कहलाता है स्टोमक, आमाशय। ठीक है, ये स्टोमक हो गया, और ये इधर जो है ये लीवर हो गया। इसके अलावा ये गाल ब्लैडर हो गया जो पित्त को भंडारित करता है, जो पित्ताशय है वो सामान्यतया पित्तरस का भंडारण करता है, ये गाल ब्लैडर है पित्ताशय।
इसके अलावा ये डक्ट हैं, ये राइट हिपेटिक डक्ट है, ये लेफ्ट हिपेटिक डक्ट है, और दोनों मिलकर के फिर यहाँ पे कॉमन बाइल डक्ट बनाती है। और ये वाली डक्ट जो है इसको सिस्टिक डक्ट कहते हैं, पित्ताशय की नलिका कहते हैं। ठीक है, पित्ताशय की नलिका जो है वो फिर यहाँ आकर के इस अग्नाशय की नलिका में जुड़ जाती है। अग्नाशय को ध्यान से देखेंगे आप, इस अग्नाशय के अंदर ये जो रेड कलर से दर्शाए गए हैं, जो अराइज स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है रेड कलर से, इनको हम कहते हैं सामान्यतया पेनक्रियाटिक एसिनाई। यानी जो अग्नाशय के पीछे हमने बात किया कि अग्नाशय की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई जो है वो अग्नाशय एसिनी या पेनक्रियाटिक एसिनी जो कहलाती है, वो सामान्यतः ये अराइज स्ट्रक्चर है। तो ये हो गई अग्नाशय एसिनी, ये अग्नाशय की संरचनात्मक या क्रियात्मक इकाई होती है। इसके अलावा ध्यान देंगे, ये अग्नाशय की जो एसिनी होती है वो सामान्यतया अपना जो सिक्रेशन है, अपना जो प्रोडक्ट है, वो इस नलिका के अंदर डाल देती है। और ये जो नलिका होती है इसको हम कहते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट। ये देखिए, ये जो नलिका है ये कहलाती है पेनक्रियाटिक डक्ट, अग्नाशय नलिका, अग्नाशय वाहिनी, पेनक्रियाटिक डक्ट। इसके अलावा ध्यान देंगे, ये जो इसका जो टेल वाला पार्ट है, जो पीछे वाला पार्ट है, जिसको अभी हमने कहा था कि टेल होता है, ये जो टेल वाला पार्ट है, इसमें ये जो बिंदुवत संरचनाएं आपको दिखाई गई है, इनको हम कहते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस यानी लैंगरहैंस के द्वीप समूह है। ठीक है, लैंगरहैंस के द्वीप समूह जो कि ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, कोशिकाओं का समूह होते हैं। तो इनके बारे में भी हम आगे अब बात करेंगे। तो ये तो हो गई संरचना के बारे में बात। ठीक है, यानी लोकेशन कहाँ स्थित होती है, इसके चारों तरफ कौन से अंग होते हैं, ये सारा जो है वो सामान्यतः अग्नाशय के अंदर इस डायग्राम से पता चलता है। यहाँ ये जो सेकंड डायग्राम है, इसमें सामान्यतः जो पेनक्रियाटिक एसिनी है इसको थोड़ा एनलार्ज व्यू में दिखाया गया है, थोड़ा बड़े रूप में दिखाया गया है। ये पेनक्रियाटिक एसिनी है जो सामान्यतया अपने जो सिक्रेशन है, वो सिक्रेशन यहाँ जो बीच वाला, ये इस प्रकार से इसका ये जो ग्रुप, जो कोशिकाओं का समूह है पेनक्रियाटिक एसिनी जो है, वो सामान्यतः इस प्रकार से यहाँ डाल देगी और ये यहाँ डाल देगी। अपना जो सिक्रेशन है वो इसका यहाँ आ जाएगा, इसका इस तरफ से। यानी कहने का मतलब है ये जो बीच वाला पार्ट है वो होता है इस पेनक्रियाटिक डक्ट का, यानी अग्नाशय नलिका का। अग्नाशय नलिका के अंदर ये दोनों तरफ से अपने उत्पाद को डालती रहती है। अभी हमने बात की है कि जो अग्नाशय एसिनी होती है, पेनक्रियाटिक एसिनी जो होती है, वो सामान्यतः एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है। इसके बाद अगला डायग्राम, ये पेनक्रियाटिक एसिनी है, पेनक्रियाटिक एसिनी। इसके अलावा ध्यान देंगे, ये जो अगला डायग्राम है इसके अंदर आपको ये जो टेल वाले पार्ट में पाई जाती है आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। तो आइलेट्स और लैंगरहैंस जो है उसको एनलार्ज व्यू में दिखाया गया है, बड़े रूप में दिखाया गया है। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो होते हैं सामान्यतः ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, कोशिकाओं का समूह होता है। ध्यान देंगे, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जो है इसके अंदर 4 प्रकार की सेल्स पाई जाती है। ठीक है, जो सेल्स होती है इसके अंदर वो 4 प्रकार की होती है। एक तो होती है अल्फा, एक होती है बीटा, इसके अलावा गामा, इसके अलावा डेल्टा। ये 4 प्रकार की सेल्स जो है वो लैंगरहैंस के द्वीप समूह में पाई जाती है। इसके अलावा ध्यान देंगे, ये जो पेनक्रियाटिक एसिनी है इसके बारे में अभी हमने लिख दिया है कि एंजाइम जो है उनका सिक्रेशन करती है, और ये जो है सामान्यतः हार्मोन्स जो है इनका सिक्रेशन करती है। ठीक है, तो ये तो हो गई अग्नाशय ग्रंथि जो है इसकी संरचना के बारे में बात। ठीक है, अग्नाशय की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है वो अग्नाशय एसिनी कहलाती है। ध्यान देना, ये टोटल जो अग्नाशय होती है इसका 98 से 99% पार्ट बनाती है, और ये जो है टोटल अग्नाशय का 1 से 2% भाग जो है वो बनाते हैं, 1 से 2%। तो ये तो हो गई अग्नाशय की संरचना। इसके बाद अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आ जाता है इसके अंदर जो आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के अंदर ये जो सेल्स पाई जाती है इनके द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन के बारे में। ठीक है, हार्मोन जो है कौन कौन से हार्मोन है, उनका क्या काम है। ध्यान देना, ये जो पेनक्रियाटिक एसिनी के द्वारा एंजाइम सीक्रेट होते हैं इनके बारे में हम बात कर चुके हैं। जब हमने स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन पढ़ा था तो उस दौरान हमने बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन के लिए पेनक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। उस पेनक्रियाटिक जूस के अंदर जो अग्नाशय रस जो होता है, उस अग्नाशय रस के अंदर जो एंजाइम पाए जाते हैं वही एंजाइम है जो सामान्यतः पेनक्रियाटिक एसिनी जो है वो सीक्रेट करती है। तो ध्यान देंगे, इन एंजाइमों की हम यहां चर्चा नहीं करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ इन हार्मोन्स के बारे में जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के द्वारा सीक्रेट किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लैंगरहैंस के द्वीप। लैंगरहैंस के द्वीप, आइलेट्स ऑफ
लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज जो होती है अग्नाशय जो है उसका 1 से 2% भाग बनाने वाली कोशिकाएं होती है, ठीक है। इसके अंदर ध्यान देंगे 4 प्रकार की कोशिकाएं हैं, 4 प्रकार की सेल्स होती है, 4 प्रकार की कोशिकाएं इसमें पाई जाती है। उन 4 प्रकार की कोशिकाओं में जो कोशिकाएं हैं उनमें है अल्फा, ठीक है, इसके अलावा बीटा, इसके अलावा गामा, इसके अलावा डेल्टा। ये 4 प्रकार की कोशिकाएं जो है वो सामान्यतः लैंगरहैंस के द्वीप समूह में पाई जाती है। इनके द्वारा सिक्रेट होने वाले हार्मोन्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हार्मोन जो है वो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा के द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं, स्रावित किए जाते हैं। ध्यान देना, जो अल्फा सेल है वो सामान्यतः जो हार्मोन स्रावित करती है उसका नाम है ग्लूकागोन। ग्लूकागोन हार्मोन जो है वो सिक्रेट होता है किसके द्वारा? अल्फा कोशिका के द्वारा। बीटा जो है वो सामान्यतः इंसुलिन को सिक्रेट करती है, इंसुलिन का स्त्रवण करती है। गामा जो है वो सामान्यतः सोमेटोस्टेटिन का स्त्रवण करती है, सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। इसके अलावा जो डेल्टा है वो सामान्यतः पॉलीपेप्टाइड का सिक्रेशन करती है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो है इसका सिक्रेशन करती है। पीपी सेल्स भी बोलते हैं इसी वजह से इनको, या इस हार्मोन को पीपी हार्मोन भी कहा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ग्लूकागोन, इंसुलिन, सोमेटोस्टेटिन और पॉलीपेप्टाइड, इन चारों के अलग अलग कार्य हैं, तो उन कार्यों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। ध्यान देना, सबसे पहली और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जाता है इनमें से, जैसे मान लो आपको पूछ लिया कि निम्न में से कौन सा हार्मोन जो है वो अग्नाशय की अल्फा सेल्स के द्वारा स्रावित होगा, या अल्फा सेल्स के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन सा है, या ग्लूकागोन जो है वो कौन सी सेल्स के द्वारा स्रावित होता है, तो ये हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा इनके कार्य क्या है, इनके फंक्शंस क्या है, ठीक है, इनके फंक्शंस देखेंगे। ग्लूकागोन जो है इसका जो मेन फंक्शन है वो है सामान्यतः ग्लाइकोजिनेलाइसिस। ग्लाइकोजिनेलाइसिस वो प्रोसेस है जिसके अंदर सामान्यतः जो ग्लाइकोजन है वो ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन होता है, ग्लूकोज के अंदर टूटता है, और ये प्रोसेस जो है वो कहाँ होती है? लीवर के अंदर। ध्यान देंगे, ग्लूकागोन का फंक्शन है ग्लाइकोजिनेलाइसिस, ग्लाइकोजिनेलाइसिस। यहां समझने योग्य बात यह है कि ग्लाइकोजिनेलाइसिस के अंदर ग्लाइकोजन जो है वो किस में बदलता है? ग्लूकोज में, और ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने वाला हार्मोन कौन सा होता है? ग्लूकागोन। इसके अलावा ध्यान देंगे, इसके बारे में हम जो पीछे जैसे ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में बदल रहा है, तो उसको हम पीछे लीवर के अंदर भी जो है चर्चा कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां हम इतना ही देखेंगे कि ग्लाइकोजिनेलाइसिस है क्या और इसके लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है। हालांकि हार्मोन का नाम भी वहां पे आपको बताया गया था, ठीक है। तो ग्लाइकोजिनेलाइसिस प्रक्रम जो है वो ग्लूकागोन के द्वारा संपन्न होता है। अब जाहिर सी बात है, ग्लाइकोजिनेलाइसिस के अंदर ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल रहा है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज में बदल रहा है। ये स्थिति कब होगी? जब सामान्यतः ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाए? कम हो जाए। ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होने पर यह हार्मोन एक्टिव हो जाता है, या ये हार्मोन सिक्रेट होता है। तो इसलिए जो ग्लूकागोन होता है इसको जनरली अगर हम बात करें तो ये जो ग्लूकागोन है इसको सामान्यतः हाइपोग्लाइसेमिक फैक्टर भी कहा जाता है। यानी ये कब काम करेगा? जब ग्लूकोज का लेवल क्या होगा? कम होगा। तो ग्लूकागोन जो है इसको हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर भी कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर का मतलब है सामान्यतः निम्न शर्करा कारक, ठीक है। हाइपोग्लाइसीमिक फैक्टर या हाइपोग्लाइसीमिक कारक जो है इसको कहा जाता है कौन से हार्मोन को? ग्लूकागोन को। ग्लूकागोन जो है ये कब स्रावित होगा? जब ग्लूकोज का लेवल कम हो। इसी बीच एक चीज ध्यान रखेंगे, ग्लूकागोन जो है इसकी खोज, ग्लूकागोन की खोज, इसकी खोज की थी किम्बल व मर्लिन। ये 2 साइंटिस्ट है जिन्होंने ग्लूकागोन की खोज की है। ध्यान देना, ग्लूकागोन का कार्य और इसकी खोज। इसके बाद नेक्स्ट अगला हार्मोन आ जाता है इंसुलिन। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन की खोज जो है वो सबसे पहले की थी कनाडा के 2 साइंटिस्ट हैं, फ्लेमिंग और बेटिंग। इन्होंने जो है इंसुलिन की खोज की है। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो ये जो है सामान्यतः ग्लूकागोन का जस्ट अपोजिशन या अपोजिट काम करता है, जस्ट विपरीत काम करता है, ठीक है। इसी वजह से ग्लूकागोन और इंसुलिन जो है इनको एंटागोनिस्टिक हार्मोन भी कहा जाता है। एंटागोनिस्टिक हार्मोन वो होते हैं जो जस्ट एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, ठीक है।
इंसुलिन जो है इसके अगर हम फंक्शन की बात करें, इसके अगर हम कार्य की बात करें, तो इसका जो मुख्य कार्य होता है वो सामान्यतः ग्लाइकोजिनेसिस होता है, ग्लाइकोजिनेसिस। और ग्लाइकोजिनेसिस जो है इसके बारे में भी पीछे हम बात कर चुके हैं। ग्लाइकोजिनेसिस लीवर में होने वाली वो प्रक्रिया है जिसमें सामान्यतः जो ब्लड शुगर होता है, जो ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट किया जाता है। किसकी सहायता से? इंसुलिन की सहायता से। इंसुलिन जो है वो सामान्यतः हिपेटोसाइट्स, यकृत कोशिकाएं हैं, उन पर कार्य करता है और वो हिपेटोसाइट्स जो है वो सामान्यतः ग्लूकोज को किस में बदल देगी? ग्लाइकोजन में। और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलने की जो प्रोसेस है उसको हम क्या कहते हैं? ग्लाइकोजिनेसिस। तो एक तरीके से ये कब काम करता है? जब सामान्यतः ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाए। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ना, इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। तो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ने पर यह काम कर रहा है, इसको इसलिए इसको जो है सामान्यतः हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर, हाइपरग्लाइसीमिक फैक्टर। ठीक है, तो ये तो हो गई इंसुलिन के बारे में बात। इसके अलावा ध्यान देना, इंसुलिन जो है, इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन जो है ये सामान्यतः एक तरीके से एक पॉलीपेप्टाइड है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन जो है वो पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन, पॉलीपेप्टाइड हार्मोन है। और इसके अंदर सामान्यतः जो एमिनो एसिड पाए जाते हैं, जो अमीनो अम्ल पाए जाते हैं, हार्मोन जो है वो सामान्यतः प्रोटीन होते हैं। ठीक है, और प्रोटीन जो है उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? अमीनो अम्ल। तो इंसुलिन जो है वो सामान्यतः पॉलीपेप्टाइड है। और पॉलीपेप्टाइड होने के साथ साथ ध्यान देना, इसके अंदर इसका जो एक अणु होता है, इसकी जो आणविक संरचना है, उस आणविक संरचना इसकी किसने बताई थी? सबसे पहले ध्यान रखना, इसकी आणविक संरचना जो है उसको बताया था सेंगर ने। आणविक संरचना के बारे में एक साइंटिस्ट है जिन्होंने सबसे पहले बताया था, जिनका नाम है सेंगर। सेंगर जो है इन्होंने ये बताया कि जो इंसुलिन का एक मॉलिक्यूल होता है, एक अणु जो होता है, उसमें जनरली 51 एमिनो एसिड पाए जाते हैं, यानी 51 एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। ठीक है, 51 एमिनो अम्ल जो है वो परस्पर डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जुड़े रहते हैं, यानी 51 एमिनो अम्ल जो है उसमें भी 2 चेन होती है। ठीक है, आणविक संरचना के अंदर ध्यान रखना, इसमें 51 एमिनो एसिड होते हैं, 51 एमिनो अम्ल होते हैं। ये जो 51 एमिनो अम्ल होते हैं वो सामान्यतः इनमें 2 प्रकार की चेन पाई जाती है, यानी 2 प्रकार की श्रृंखला पाई जाती है। 2 चेन, एक तो होती है अल्फा, एक होती है बीटा। जो अल्फा चेन होती है इसमें 21 एमिनो एसिड होते हैं, और जो बीटा चेन होती है इसमें सामान्यतः बचे हुए 30 एमिनो एसिड होते हैं। और ये जो दोनों होती हैं, दोनों चेन अल्फा और बीटा चेन, इन दोनों के बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है, डाइसल्फाइड बंध पाया जाता है। यानी कहने का मतलब है सल्फर बंध के द्वारा जुड़ी होती है, सल्फाइड बंध के द्वारा जुड़ी होती है इंसुलिन की 2 अल्फा और बीटा श्रृंखलाएं। ठीक है, तो ये ध्यान देने योग्य बात है कुछ इंसुलिन के बारे में। इंसुलिन जो है ये काम कब करता है? ठीक है, इंसुलिन जो है ये सामान्यतः इसकी खोज किसने की थी? ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इंसुलिन से संबंधित। अभी तक इन हार्मोनों की कमी का प्रभाव जो है वो अभी हमने नहीं जाना है कि हार्मोनों की कमी होने पर क्या हो सकता है। ठीक है, उसके बारे में भी अभी हम बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोमेटोस्टेटिन। तो सोमेटोस्टेटिन जो है ये एक ऐसा हार्मोन है जो सामान्यतः हमारे शरीर के अंदर एसिमिलेशन जो है उसको बढ़ाता है, स्वांगीकरण की क्रिया को बढ़ाता है। स्वांगीकरण जो है वो ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर सामान्यतः जो ब्लड के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है, उन न्यूट्रिएंट्स को ब्लड के द्वारा हमारी सेल्स से हमारी टिश्यूज तक ले जाया जाता है, वहां पे उनका यूटिलाइजेशन होता है, उनका उपयोग होता है। ठीक है, तो सोमेटोस्टेटिन है, इसके कारण से एसिमिलेशन जो है वो लॉन्ग टाइम तक होता है, या एसिमिलेशन जो है वो बढ़ता है। एसिमिलेशन बढ़ता है तो उसकी वजह से जो भोजन है, जो भोज्य पदार्थ है, फूड सब्सटेंस है, उनका यूटिलाइजेशन बढ़ता है, उनका उपयोग बढ़ता है। यानी लॉन्ग टाइम तक जो है टिश्यूज, जो कोशिकाएं होती है और उत्तक होते हैं, वो सामान्यतः उनका उपयोग लंबे समय तक कर सकते हैं। तो सोमेटोस्टेटिन जो है इसका सिंपल सा काम है स्वांगीकरण को बढ़ाना, स्वांगीकरण को बढ़ाना, ये सोमेटोस्टेटिन का कार्य होता है। ठीक है, इसके बाद ध्यान देना अगली कोशिका है डेल्टा कोशिका। डेल्टा कोशिका के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसका नाम है पॉलीपेप्टाइड हार्मोन। पॉलीपेप्टाइड हार्मोन जो है इसका कार्य अभी तक अज्ञात है। ठीक है, अभी तक इसके कार्य के बारे में पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा अनुमान है कि ये इसका कार्य ये हो सकता है कि ये पैनक्रियाटिक जूस उसके सिक्रेशन को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, यानी या उसके सिक्रेशन को बढ़ाता है, हम यूं कह सकते हैं जो अग्नाशी रस है उसके स्त्रवण को बढ़ाता है, ये पॉलीपेप्टाइड का काम हो सकता है। तो हमें ध्यान देना, हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है ये। ठीक है,
अभी तक इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो ज्यादा इसके बारे में पूछा नहीं जाएगा। हमें इतना जरूर ध्यान रखना है कि जो अग्नाशय के अंदर लैंगरहैंस के द्वीप समूह पाए जाते हैं उनमें 4 प्रकार की सेल्स होती है, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। अल्फा जो हार्मोन स्त्रावित करती है वो ग्लूकागोन है। ग्लूकागोन की खोज किम्बल और मर्ली ने की। काम क्या करता है? ग्लाइकोजिनेलाइसिस। ठीक है। इसके अलावा बीटा कोशिका इंसुलिन का सिक्रेशन करती है। इंसुलिन की खोज फ्लेमिंग और बेटिंग ने की है। इसका काम क्या है? ये सामान्यतः ग्लाइकोजिनेसिस को प्रेरित करता है। ठीक है, या ग्लाइकोजिनेसिस के लिए जिम्मेदार है। ठीक है। सोमेटोस्टेनिन जो है ये सामान्यतः एसिमिलेशन को बढ़ाता है। इसके अलावा पॉलीपेप्टाइड, इसका कार्य अभी तक अज्ञात है। ठीक है। तो हमें मोस्टली ये 3 हार्मोन और उनके कार्य, 3 में से भी खास तौर से ग्लूकागोन और इंसुलिन जो है इनके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें भी ये जो इंसुलिन है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इंसुलिन जो है इसके बारे में कुछ बातें मैंने बता दिया आपको। इसके अलावा कुछ बातें हैं, जैसे इंसुलिन की कमी हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, और अगर इंसुलिन की अधिकता हो जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा, इनको भी अभी हम देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इंसुलिन की कमी के बारे में। इंसुलिन की कमी, इंसुलिन की कमी को सामान्यतया हाइपोइंसुलिनिज्म कहा जाता है। इंसुलिन की कमी को, इंसुलिन की कमी मान लो या हाइपोइंसुलिनिज्म मान दो। ठीक है, ये एक ही बात है। इंसुलिन की कमी होने पर क्या होगा? इंसुलिन की कमी होने पर जनरली ब्लड शुगर जो है उसका लेवल बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाएगा। हमारे शरीर में रक्त शर्करा जो है उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। ध्यान देना, सामान्यतया देखो इंसुलिन की कमी होने पर सबसे पहला जो प्रभाव है वो है हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब क्या है? हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है सामान्यतया रक्त में ग्लूकोज का बढ़ना। रक्त में ग्लूकोज का बढ़ना यह हाइपरग्लाइसीमिया कहलाता है। ठीक है। हाइपरग्लाइसीमिया जो है यह इंसुलिन की कमी होती है। जब ग्लूकोज की सामान्य मात्रा हमारे शरीर में कितनी होती है? ग्लूकोज की मात्रा, इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखना है। सामान्य व्यक्ति में ग्लूकोज की मात्रा होती है लगभग 80 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है। इसके अलावा जब हम सुबह भूखे पेट होते हैं, सुबह के वक्त प्रातः काल के समय जो है ग्लूकोज की मात्रा होती है 80 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। ठीक है। इसके अलावा ध्यान देना, जब पेट भरा हुआ है या अभी हमने खाना खाया है, जस्ट खाना खाने के ठीक बाद, खाना खाने के बाद, भोजन करने के बाद सामान्यतया ग्लूकोज का लेवल जो है 140 से 150 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर चला जाता है। ये ग्लूकोज की जनरल जो हमारे जो ब्लड है उस ब्लड के अंदर पाई जाने वाली जो सामान्य मात्रा है उसके बारे में हमें ध्यान रखना है। मोस्टली एग्जाम में ये पूछा जाता है। ध्यान रखना, एक सामान्य व्यक्ति में ग्लूकोज का लेवल कितना होता है? 80 से 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। डेसीलीटर का मतलब होता है सामान्यतया 100 ml। 1 डेसीलीटर इज इक्वल टू 100 ml। लीटर का 10वां भाग जो है वो डेसीलीटर कहलाता है। तो ये तो हो गई ग्लूकोज की मात्रा के बारे में बात। हम बात करें इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की कमी होगी तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी। वो ग्लूकोज जो है वो सामान्यतः किडनी के अंदर जाएगा, तो किडनी जो है उसको फिल्टर करके बाहर निकाल देगी, जिसकी वजह से मूत्र के अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगी। ठीक है। और मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना जो है वो कहलाता है सामान्यतः ग्लाइकोसूरिया, या मूत्र में जब ग्लूकोज जाने लग जाए तो उस स्थिति को हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ठीक है। तो नेक्स्ट अगली, पहली कंडीशन तो हो गई इंसुलिन की कमी से हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है। और दूसरी जो कंडीशन है उसको हम कहते हैं ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया का मतलब होता है मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति जो है यह कहलाती है ग्लाइकोसूरिया। ग्लाइकोसूरिया के बारे में पता लगाने के लिए या मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति का पता लगाने के लिए एक टेस्ट होता है, एक परीक्षण होता है। ठीक है। डॉक्टर एक टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम है बेनेडिक्ट
टेस्ट, ये टेस्ट का नाम जो है वो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा टेस्ट जो है वो ग्लूकोज की उपस्थिति की, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति की जांच किस टेस्ट के द्वारा की जाती है, बेनेटिक टेस्ट के द्वारा की जाती है। ठीक है, मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति क्या कहलाती है, ग्लाइकोसूरिया। ये स्थिति कब होगी, जब इंसुलिन की कमी होगी। इसके अलावा ध्यान देंगे तीसरी कंडीशन जो है वो हो सकती है पोलीयूरिया। पोलीयूरिया इसका मतलब होता है बार बार मूत्र का आना। ठीक है, व्यक्ति जो है उसको बार बार जो है पेशाब की शिकायत रहेगी, बार बार जो है यूरिन सिक्रेशन की शिकायत रहेगी। ठीक है, उस स्थिति को हम कहते हैं पोलीयूरिया, बार बार मूत्र आना। ठीक है, अब जाहिर सी बात है जब बार बार मूत्र आएगा, ठीक है, बार बार मूत्र आएगा या तो मूत्र जो है वो ज्यादा मात्रा में सिक्रेट हो रहा है, मूत्र के साथ जो है सामान्यतः जल जो है उसका भी सिक्रेशन हो रहा है। जल का जब सिक्रेशन होगा तो सामान्यतः ये जो स्थिति है हमारी बॉडी के अंदर डिहाइड्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी, यानी हमारे शरीर में निर्जलीकरण हो जाएगा। मूत्र के साथ जो है जल जा रहा है तो वो निर्जलीकरण हो रहा है, बार बार जा रहा है तो निर्जलीकरण हो गया। डिहाइड्रेशन या निर्जलीकरण के कारण से व्यक्ति जो है उसको अत्यधिक प्यास लगती है, बार बार प्यास लगती है, और बार बार प्यास लगना जो है वो कहलाता है पोलीडिप्सिया। ठीक है, तो नेक्स्ट कंडीशन हो सकती है पोलीडिप्सिया अर्थात बार बार प्यास लगना या बहुत अधिक प्यास लगना भी कह सकते हैं। इसके अलावा एक और कंडीशन होती है पोलीफेगिया। पोलीफेगिया का मतलब होता है बहुत अधिक भूख लगना या बार बार भूख लगना। पोली आ रहा है वैसे, पोली का मतलब बार बार, तो बार बार भूख लगना। ठीक है, बार बार भूख लगना या बहुत अधिक भूख लगना, यह सामान्यतः पोलीफेगिया का मतलब होता है। यह भी किसके कारण होता है, हाइपो इंसुलिनिज्म के कारण से होता है, इंसुलिन की कमी के कारण से होता है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। अब ध्यान देना, बार बार भूख लगने का मतलब इंसुलिन की जब कमी होगी तो इंसुलिन की कमी होने पर जो ब्लड शुगर जो सामान्य था 80 to 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर, ये पुग जाता है 350 to 500 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर। जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो उस स्थिति में ये कंडीशन हो जाती है, और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपरग्लाइसीमिया। फर्स्ट है, ये फर्स्ट बिंदु है, इसको हम कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपरग्लाइसीमिया में 350 से 500 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर जो है ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अब एक तो व्यक्ति पहले खाना खा रहा था तो उसकी बॉडी को ग्लूकोज की आदत कितनी थी, 80 से 100 मिलीग्राम, अब कितनी हो गई, 350 से 500 मिलीग्राम। तो सामान्यतया उसको भूख ज्यादा लगती है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान देंगे ये जो सारी कंडीशन होती है, जैसे हाइपरग्लाइसीमिया हो गया, ग्लाइकोसूरिया हो गया, पोलीयूरिया हो गया, पोलीडिप्सिया हो गया, पोलीफेगिया, इन सब को एक साथ एक शब्द में अगर हम बोले तो इसको हम बोल सकते हैं मधुमेह रोग। डायबिटीज की जो बीमारी होती है उसके अंदर ये सिम्टम्स होते हैं, ये सारे के सारे लक्षण जो है वो डायबिटीज के हैं। ठीक है, शुगर की बीमारी बोल दो, मधुमेह रोग बोल दो। जनरली डायबिटीज भी दो प्रकार के होते हैं। टाइप 1 जो है उसको हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस, जो एक हार्मोन एंटी डायूरेटिक हार्मोन के द्वारा या एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो है उसकी कमी के कारण से होता है। एडीएच हार्मोन जो है उसकी कमी से टाइप 1 वाला डायबिटीज होता है। ये जो लक्षण है वो टाइप 2 डायबिटीज के, टाइप 2 डायबिटीज जिसको डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं। डायबिटीज मेलाइटिस जो होता है इसके अंदर सामान्यतः हमारे शरीर में किसकी कमी होगी, इंसुलिन की कमी होगी। तो सामान्यतः सबसे पहला जो सिम्टम आएगा वो होगा हाइपरग्लाइसीमिया, फिर बाकी के ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है वो आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये है, इन सबको अगर हम एक वर्ड में बोले, ठीक है, तो इनको हम बोल सकते हैं डायबिटीज मेलाइटिस या मधुमेह रोग। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं मधुमेह की, तो मधुमेह या जिसको हम कह सकते हैं डायबिटीज मेलाइटिस, इसके अलावा इसको हम टाइप 2 डायबिटीज भी कह सकते हैं। ठीक है, तो मधुमेह रोग जो है इसके जो सिम्टम्स है, इसके जो लक्षण है, उन लक्षणों के अंदर आपके सामने आएगा ग्लाइकोसूरिया। ठीक है, इसके अलावा पोलीयूरिया, इसके अलावा अगर हम बात करें तो पोलीडिप्सिया, पोलीयूरिया के कारण क्या हो जाएगा, पोलीडिप्सिया। इसके अलावा ध्यान देंगे पोलीडिप्सिया के अलावा जो है पोलीफेगिया,
पॉलीफेगिया। ये सारे जो सिम्टम्स होंगे जो सामान्यतया ये मधुमेह के होंगे, ठीक है। मधुमेह रोग जो है ये इंसुलिन की कमी से होता है। इसके अलावा ध्यान से समझेंगे कि जो इंसुलिन है, इस इंसुलिन को कृत्रिम रूप से प्रयोगशाला के अंदर जो है तैयार किया गया है। ये सामान्यतः कृत्रिम इंसुलिन जो है, कृत्रिम इंसुलिन आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है इसको कहा जाता है सामान्यतः ह्यूमेलिन भी कहा जाता है। ह्यूमेलिन, कृत्रिम इंसुलिन को जो है इसको ह्यूमेलिन भी कहा जाता है। और ये जो ह्यूमेलिन है इसका निर्माण किया गया था 1984 के अंदर। एक यूएसए की एक कंपनी है जिसका नाम है इली लिली। इस इली लिली कंपनी के ने जो है सबसे पहले आर्टिफिशियल इंसुलिन जो है उसको तैयार किया। आर्टिफिशियल इंसुलिन का मकसद क्या है? जिन व्यक्तियों के शरीर में इंसुलिन की कमी है उनको फिर इंसुलिन के इंजेक्शन बाहर से दिए जाते हैं ताकि वो अपनी लाइफ जो है उसको सर्वाइव कर सकें। अदरवाइज जो है अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो सामान्यतः किडनी जब बार बार ग्लूकोज को फिल्टर करती है तो किडनी जो है वो भी डैमेज होने लगती है। इसके अलावा ध्यान देना, ये सारी जो कंडीशन है वो लॉन्ग टाइम तक रहने पर व्यक्ति जो है इसकी किडनी खराब हो जाती है और किडनी जो है वो खराब होने पर सामान्यतया फिर डायलिसिस पे आ जाता है व्यक्ति या फिर उसकी मौत हो जाती है। तो ये सारी कंडीशन है मधुमेह के अंदर। इसके बाद अगर हम बात करें, ये तो हो गई इंसुलिन की कमी। इंसुलिन की अधिकता जो है उसका क्या प्रभाव होता है? नेक्स्ट है इंसुलिन की अधिकता। इंसुलिन की जो अधिकता होती है, इंसुलिन की अधिकता, जैसे इसके लिए हाइपो वर्ड आया है तो इंसुलिन की अधिकता जो है इसको हम कहते हैं हाइपर इंसुलिनिज्म। हाइपर इंसुलिनिज्म जो है ये कहलाती है इंसुलिन की अधिकता। इंसुलिन की अधिकता जो होती है इसके अंदर सामान्यतया व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज का लेवल क्या हो जाता है? कम हो जाता है। यानी इंसुलिन अगर ज्यादा होगा तो वो ज्यादा मात्रा में इंसुलिन है वो ग्लाइकोजिनेसिस जो है वो ज्यादा करेगा। ग्लाइकोजिनेसिस के कारण जो है ग्लूकोज की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और जब ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो उस स्थिति में कौन सी कंडीशन हो जाएगी? हाइपोग्लाइसीमिया। ठीक है, तो ध्यान रखना, इंसुलिन अगर बढ़ेगा तो उस स्थिति में हाइपोग्लाइसीमिया होगा। इंसुलिन अगर कम होगा तो उस स्थिति में सामान्यतया हाइपरग्लाइसीमिया। ठीक है, हाइपर, जैसे यहाँ पे जो डायबिटीज जो है, मेलाइटिस है, इसके लक्षण जो है वो हमने लिखे हैं। उन लक्षणों के अंदर एक लक्षण और है हाइपरग्लाइसीमिया। पीछे बात हो चुकी है वैसे, हाइपरग्लाइसीमिया। तो इंसुलिन की कमी हाइपोग्लाइसीमिया, इंसुलिन की कमी हाइपरग्लाइसीमिया, इंसुलिन की अधिकता जो है वो क्या कहलाएगी? हाइपोग्लाइसीमिया। ये जो है इंसुलिन का इफेक्ट होता है, इंसुलिन का प्रभाव। इसके अलावा ध्यान देना, इंसुलिन जो है, इस इंसुलिन के अंदर धातु कौन सी होती है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। इंसुलिन में धातु होती है जिंक। इसके अलावा इंसुलिन जो है इसके अंदर अधातु कौन सी होती है? तो इंसुलिन में अधातु होती है सल्फर। ठीक है, अभी हमने बात की थी इंसुलिन जो है इसकी दो श्रृंखलाएं जो है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा आपस में कनेक्टेड होती है। तो सल्फर धातु जो है वो इंसुलिन में पाई जाती है। तो ये कुछ इंसुलिन से संबंधित महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, इसके अलावा जो अग्नाशय ग्रंथि है इससे संबंधित बातें जो है वो हमने आज जानी, जो हमें ध्यान रखनी एग्जाम से रिलेटेड है। ठीक है, इसके बाद में ये अपना जो डाइजेशन का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बायोलॉजी के किसी अन्य टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।